आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, ईरान और इजराइल की जंग रुक गई है या जंग अभी नहीं रुकी है, क्योंकि ट्रंप हर जंग के बीच अचानक सामने आते हैं और कहते हैं जंग रुक गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं। कई बार ट्रंप का सीज फायर या फिर ड्रामा। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो आप देख रहे हैं ये अमेरिकी बेस की तस्वीर है, यानी अमेरिकी सैन्य ठिकाना जो कतर की राजधानी दोहा में था। पिछले दिनों ट्रंप खुद वहां पहुंचे थे कतर में और उस अमेरिकी बेस पर भी गए थे डोनाल्ड ट्रंप। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ईरान ने इसी अमेरिकी बेस पर अटैक कर दिया। ये तस्वीरें ईरान के हमले की। ईरान ने एक के बाद एक आधा दर्जन से ज्यादा मिसाइलें अमेरिकी बेस पर दाग दी। उस वक्त की तस्वीर है जिस वक्त ईरान ने एक साथ अमेरिका पर अटैक कर दिया। आधा दर्जन से ज्यादा मिसाइलें कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर दाग दी। और उसके बाद देखिए ये मिसाइलें दागी गई। ईरान में कमांडर यलगार कर रहे थे, जश्न मना रहे थे। ईरानी कमांडर फोन पर जानकारी दे रहे थे अटैक हो गया। या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, इंशाअल्लाह। या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, इंशाअल्लाह मुवफ़्फ़क़ व मुअय्यद बाशी। और ईरानी कमांडर खुशी मना रहे थे और दूसरी तरफ देखिए जो ईरानी मिसाइल थी वो दोहा के आसमान में नजर आने लगी, जो अमेरिकी बेस पर गिरने वाली थी। आसमान में आपको ईरानी मिसाइल दिख रही है अमेरिका पर। ईरान का बड़ा हमला था ये। और जब कतर के आसमान में मिसाइलें गरज रही थी उस वक्त देखिए कतर में आलम क्या था। कतर में भगदड़ मच गई थी। लोग जहां मौजूद थे भागने लगे, दहशत थी, डरे सहमे लोग। जरा कतर में लोगों में कितनी डर और दहशत थी। दुनिया में जंग के बीच कतर भी ईरान की मिसाइलों के फेर में था। दूसरी तस्वीर देखिए,
ईरान के तेहरान की तस्वीर। तेहरान में जश्न हो रहा था, लोग सड़कों पर उतर आए थे और अमेरिका के खिलाफ इस हमले पर जश्न और खुशी मना रहे थे। अब आइए आपको बताऊं ईरान ने किस जगह पर हमला किया है, आखिर अमेरिका का ठिकाना कहां था। ये आप देख रहे हैं ईरान का नक्शा, और ईरान के ठीक नजदीक है कतर। सिर्फ 1400 किलोमीटर की दूरी है। ईरान ने मिसाइल दागी और 1400 किलोमीटर दूर कतर के दोहा में अमेरिकी बेस पर आकर यह मिसाइल गिर गई। बस इतना ही दूरी थी दोनों मुल्कों के बीच। लेकिन यह जो मिसाइल अटैक था, यह वाकई अटैक था या सिर्फ ईरान अपने लोगों को, अपनी आवाम को संतुष्ट करना चाह रहा था, सिर्फ दिखावा था अमेरिका पर हमला। देखिए क्यों कह रहा हूं। अमेरिकी बेस पर हमले को ऑपरेशन हेराल्ड ऑफ विक्ट्री नाम दिया गया। इसमें कतर के अल उदैद एयरबेस पर 6 मिसाइलें दागी गईं और हालांकि दावा है कि इस अटैक से कोई नुकसान नहीं हुआ। एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। हमले के बाद ईरान के सुप्रीम कमांडर खमनेई ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा हमले में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान किसी की ज्यादती को किसी हाल में स्वीकार नहीं करेगा। हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे, यही ईरानी राष्ट्र की सोच है। दूसरी तरफ ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा 14 मिसाइलें दागी गई थी, जिसमें से 13 हमने मार दी हैं, एक जानबूझकर छोड़ दी क्योंकि वो दूसरी दिशा में जा रही थी। हमले में किसी भी अमेरिकी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा है। सभी ईरानी मिसाइलों को हमारी रक्षा प्रणाली ने नष्ट कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आगे कोई नफरत वाली हरकत नहीं होगी। तो सवाल यह है, यह मिसाइल दागी गई थी या सिर्फ यह दुनिया के लिए आई वॉच था। लेकिन मिसाइल दागी गई कतर में, तो कतर के पीएम क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। ईरान का कतर में हमला स्वीकार्य नहीं है। अमेरिकी बेस पर हमला मंजूर नहीं। ईरान को उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। कतर ने ईरान के राजदूत को तलब किया है। ईरान के मिसाइल हमले पर हमने ऐतराज जताया है। अब सवाल यह है कि अमेरिका को पहले से पता था, ईरान को पहले से पता था, क्या सिर्फ दिखावा था? सब आपस में मिले हुए हैं, सब एक दूसरे को पहले से बता दे रहे हैं क्या करने वाले हैं। आखिर क्या अपने अपने लोगों को संतुष्ट करने का काम हो रहा है? ईरानी हमले को लेकर अमेरिका ने बड़ा दावा किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान को धन्यवाद कह दिया। ट्रंप ने कहा मैं ईरान का धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमले से पहले ही हमें इसके बारे में सूचना दे दी गई थी, जिसकी वजह से कोई जान का नुकसान नहीं हुआ और ना ही ईरानी हमले में हमारा कोई नागरिक घायल हुआ। ट्रंप के इस बयान से कई सवाल खड़े होने लगे। क्या ईरान ने हमले से पहले ही सूचना अमेरिका को दी और इसी वजह से ईरानी हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ? दूसरी तरफ इससे पहले आपको याद होगा 22 जून को अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया। ईरानी परमाणु ठिकानों पर B-2 बॉम्बर से बड़ा हमला किया। अमेरिका ने ईरान को हमले की पहले से जानकारी दे दी थी। हालांकि ईरान ने कहा हमने पहले ही यूरेनियम निकाल लिया, कि ट्रकों से 400 किलो यूरेनियम हटा दिया। अमेरिकी हमले में किसी नागरिक के नुकसान की पुष्टि नहीं हो पाई। ऐसे में इस पर भी सवाल उठे, क्या ईरान को पहले से जानकारी थी, इसलिए परमाणु ठिकाने पर हमले के दौरान कोई मौजूद नहीं था, वहां कोई भी कमांडर, कोई भी अफसर नहीं मारा गया? अब आपको बताऊं कि ये इस हमले के दरमियान देखिए, एक तरफ अमेरिकी बेस पर ईरान ने अटैक किया, दूसरी तरफ देखिए ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि ट्रंप ने कैसे सीज फायर का ऐलान कर दिया। इस बीच ये देख रहे हैं आप, सीज फायर, ट्रंप ने कह दिया जंग रुक गई है, सीज फायर होता है, कोई किसी पर मिसाइल से हमला नहीं करेगा। अगली तस्वीर देखिए जरा, ट्रंप ने बाकायदा अपनी तस्वीर पोस्ट कर दी कि मैंने कराया है सीज फायर, यानी खुद की पीठ थपथपा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। तो ट्रंप ने यह सुबह ट्वीट किया और खुद की पीठ थपथपाई। लेकिन ट्रंप क्या कह रहे हैं देखिए जरा, एक तरफ जंग चल रही थी, ट्रंप ने अचानक कहा रुक जाओ सभी, सीज फायर। सीज फायर का बोर्ड लेकर आ गए ट्रंप, लेकिन इनकी कोई सुन नहीं रहा। ट्रंप ने सुबह 3:32 पर सीज फायर का ऐलान किया। ट्रंप ने पोस्ट किया अगले 6 घंटे में सीज फायर लागू होगा। सुबह 10:30 बजे ट्रंप ने एक और पोस्ट किया,
अभी से सीजफायर लागू होता है, प्लीज इसे ना तोड़ें। ट्रंप के ऐलान के बाद इजरायली पीएम सामने आए। इजरायली सेना का मकसद पूरा हो चुका है, नेतन्याहू ने कहा। नेतन्याहू ने हमले रोकने का भी ऐलान कर दिया। अब देखिए जरा खुद कतर क्या कह रहा है। दावा किया गया कि कतर ने मध्यस्थता की है जंग रुकवाने के लिए। ट्रंप ने कतर के अमीर से समझौते की अपील की थी। कतर में अमेरिकी ठिकाने पर हमले के बाद यह अपील की गई और ईरान की तरफ से कतर को सीजफायर की रजामंदी मिली। इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया। अब ईरान पर एयर स्ट्राइक के बाद ट्रंप ने सीजफायर, ट्रंप चाहते थे जब उन्होंने न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया। ट्रंप ने अपनी टीम से उस वक्त कहा था कि तैयारी शुरू कर दी थी सीजफायर की। ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री सहित बड़े अधिकारी मौजूद थे। ट्रंप ने कहा था चलो ईरानियों को फोन लगाते हैं, मेरी बीबी से भी बात कराओ। बीबी मतलब नेतन्याहू का निकनेम है बीबी। ट्रंप ने कहा हम शांति समझौता करेंगे। सीजफायर के ऐलान का दुनिया ने स्वागत किया, पुतिन ने भी स्वागत किया, रूस, जर्मनी सहित कई देशों ने इस पर खुशी जाहिर की। यानी सीजफायर का ऐलान चारों तरफ से हो रहा था। सुनिए जरा उस वक्त इजराइल डिफेंस फोर्स क्या कह रही थी। सीज फायर आज सुबह से लागू हो गया है। मैं कह सकता हूं कि इजरायली सेना ने ऑपरेशन राइजिंग लायन में सभी लक्ष्यों को पूरी तरह से हासिल किया है। सीज फायर उल्लंघन पर शक्तिशाली जवाब दिया जाएगा। साथ ही लोगों को पूरी सतर्कता बरतने को कहा गया है। आइए अब मैं आपको बताऊं कि इधर सीज फायर का ऐलान हुआ, दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दाग दी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इजराइल पर मिसाइल अटैक हो गया और ईरान ने मिसाइल दाग दी। ट्रंप ने कहा था कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, सीज फायर। देखिए जरा, ट्रंप कह रहे थे जंग रुक चुकी है, लेकिन ईरान हमले कर रहा था इजराइल पर। इजराइल में एक एक कर ईरानी मिसाइलें गिर रही थी। अगली तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये है ईरानी मिसाइल जो आकर फंस गई है इजराइल में। इजराइल में आप देख रहे हैं उसका मलबा है ईरानी मिसाइल का। और इस मिसाइल की जरा आप लंबाई चौड़ाई देखिए, ये कितनी बड़ी मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा था ईरान इजराइल के ऊपर। ये सीजफायर के बाद दागी गई मिसाइल है। दूसरी तरफ एक और दावा किया ईरान ने कि उसने इजराइल का F-35 लड़ाकू विमान मार गिराया है जो अमेरिका ने दिया था। ये F-35 इसे गिरा दिया। इसकी तस्वीरें भी जारी की। अगली तस्वीर देखिए जरा। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं कि किस तरह से ये आप देख रहे हैं, ये उसका मलबा है। F-35 के मलबे का दावा किया गया है कि ईरान ने इजराइल का F-35 लड़ाकू विमान मार गिराया। कि ये F-35 का ही मलबा है। सोचिए, ट्रंप के जंग रुकने के ऐलान के बाद भी ईरान पर हमले, इजराइल पर हमले शुरू हो गए ईरान के। देखिए क्या नुकसान हो रहा था। परमाणु ठिकाने पर हमले के बाद ईरान का ताबड़तोड़ अटैक। इजराइल के कई शहरों पर मिसाइलों की बारिश हो रही थी। सीजफायर शुरू होने के 2.5 घंटे बाद हमले का दावा। इजराइल पर 6 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। तेल अवीव सहित कई शहरों में सायरन की आवाज सुनाई दी। लोग बम, शेल्टर और अंडरग्राउंड पार्किंग में छिपे हुए थे। सेना ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित ठिकानों पर रहने को कहा। ईरानी हमले के बीच खमनेई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, ईरानी लोगों को तानाशाहों की धमकियों का कोई डर नहीं है। ईरानी लोग कभी सरेंडर नहीं करेंगे, ये खमनेई कह रहे थे इन हमलों के दरमियान। लेकिन एक शहर जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ इजराइल का, वो है बीरशेबा। उस तक की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी। आप देख रहे हैं ईरानी हमलों में पूरा शहर तबाह हो गया है, गाड़ियां जल गई हैं। आपको ऊपर एरियल व्यू में मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। देखिए जरा इमारतों का हाल क्या हुआ है।
ये इजराइल का वो शहर है जिस पर सबसे ज्यादा ईरान ने अटैक किया है। ट्रंप एक तरफ सीजफायर का दावा कर रहे थे, दूसरी तरफ ईरान इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा था। ईरान ने इजराइल के बीरशेबा शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया और इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग घायल हो गए। ईरान के हमले में बीरशेबा में कई इमारतें तबाह हो गई। इमारत जहां खंडर नजर आ रही थी, वहीं गाड़ियां जलकर पूरी तरह खाक हो गई। हमले में कई इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। रेस्क्यू की टीमें एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंच गई। इमारत के मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश शुरू हो गई। बच्चों और महिलाओं को निकालकर अस्पताल भेजा गया। हर तरफ मलबा और धूल होने के चलते अधिकारियों ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। 19 जून को भी ईरान ने बीरशेबा पर मिसाइलों से हमला किया था। मिसाइल के हमले में इजराइल का अस्पताल तबाह हो गया था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुद मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया था। बीरशेबा को ईरान क्यों बार बार टारगेट कर रहा है? यह इजराइल के सबसे बड़े शहरों में से एक है। इजराइल के टेक्नोलॉजी का केंद्र माना जाता है। टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा और एरोस्पेस रिसर्च सेंटर है। इजराइल रक्षा बल और बेन गुरियन विश्वविद्यालय है यहां, और F-35 विमान बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन का ऑफिस भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स, रासायनिक और टेक्सटाइल उद्योग है यहां। कई दवा कंपनियों के प्लांट भी लगे हैं। इसलिए जानबूझकर ईरान इस शहर को निशाना बना रहा था। सुनिए जरा, इजराइल के राष्ट्रपति भी यहां पहुंचे थे बीरशेबा, वो क्या कह रहे हैं। सीज फायर के बाद ईरान ने मिसाइल हमला किया। हमने जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है। एक इमारत से 4 शव निकाले हैं और शवों की तलाश की जा रही है। आसपास की सड़कें कांच और मलबे से भरी हुई हैं। इमारत की खिड़कियां भी उड़ गई हैं। इससे पहले अस्पताल पर मिसाइल हमला किया गया था। आइए अब आपको बताऊं कि ये तस्वीर देखिए। उसके बाद इजराइल ने पलटवार करना शुरू किया। ये आप देख रहे हैं इजरायली हमला है जो ईरान पर हो रहा था। इजरायली हमले में ईरान का हाल देखिए। ईरान की भी कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ईरान के भी प्रमुख शहरों पर ये हमले हुए हैं। کاپشن دختر کوچولویی که متاسفانه به جنایات رژیم صهیونیستی این متاسفانه تمام آثار زندگی مردم رو این ساختمون 3 طبقه‌اش کاپشن دختر کوچولویی که متاسفانه به جنایات رژیم इन हमलों के बीच नेतन्याहू ने तय कर लिया था और तैयारी कर ली थी कि उनका टारगेट खमनेई है। वो मान चुके थे कि खमनेई के जाने के बाद ही शांति आएगी। बाकायदा आदेश भी तैयार कर लिया गया था। तो फिर आखिर आदेश रुका कैसे, किसने रोका? और खमनेई ने भी तैयारी कर ली थी कि वो बचेंगे नहीं। इजराइल ने खमनेई की हत्या का प्लान बना लिया था। वैज्ञानिकों, कमांडरों की हत्या के बाद खमनेई का नंबर था। नेतन्याहू के मुताबिक खमनेई की हत्या से ही संघर्ष खत्म होगा। नेतन्याहू इस ऑर्डर पर फैसला देने के बेहद करीब पहुंच गए थे, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इस योजना पर वीटो कर दिया। ट्रंप ने खमनेई की हत्या के प्लान को छोड़ देने को कहा। इस बीच खमनेई ने अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिया। हालांकि खमनेई ने किसी का नाम नहीं बताया, लेकिन 3 व्यक्तियों का नाम खमनेई ने फाइनल किया। इन्हीं 3 लोगों में से कोई अगला सुप्रीम कमांडर बनेगा। यह है वो तस्वीरें। आपको बताऊं कि पहला अली रेजा अराफी। अली रेजा खमनेई के करीबियों में शामिल हैं और नई तकनीक अपनाने के हिमायती हैं। धार्मिक योग्यता की वजह से रेस में सबसे आगे हैं। अगला नाम है हासिम हुसैनी बुशैरी। हासिम हुसैनी बुशैरी प्रमुख धर्मगुरु हैं और विशेषज्ञ सभा के पहले उप प्रधान भी हैं। ईरान के अगले सुप्रीम लीडर हो सकते हैं। तीसरा नाम अली बकर विलायती। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं और यूएस से परमाणु कार्यक्रम पर बात में शामिल रहे हैं। अली अकबर भी इस रेस में आगे हैं। अगला नाम है मुश्तबा खामनेई का।
मुश्तबा खमनेई सुप्रीम कमांडर खमनेई के दूसरे बेटे हैं। हालांकि खमनेई के टॉप 3 में उनका नाम नहीं है, लेकिन सुप्रीम लीडर के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। मुश्तबा IRGC में काफी दखल रखते हैं, ईरान के प्रशासनिक कामों में भी हस्तक्षेप करते हैं और एक मध्यम श्रेणी के मौलवी हैं। तो ये वो चेहरे जो खमनेई के बाद सत्ता संभाल सकते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ट्रंप। तख्ता पलट से अराजकता आती है और आदर्श रूप से हम इतनी अराजकता नहीं देखना चाहते। तख्ता पलट से अराजकता आती है और आदर्श रूप से हम इतनी अराजकता नहीं देखना चाहते। अब आपको बताऊं कि आखिर खमनेई को कौन बचाता है। खमनेई के पास लंबी चौड़ी ब्रिगेड है उनकी सुरक्षा के लिए। बहुत से कमांडर मार दिए गए, लेकिन बताया जाता है हजारों लड़ाके हैं जो खमनेई की हर वक्त सुरक्षा करते हैं, खमनेई के इर्द गिर्द रहते हैं। खमनेई की सिक्योरिटी के बारे में मैं आपको बताऊं किस सुरक्षा घेरे में खमनेई रहते हैं। ईरान के सुप्रीम कमांडर खमनेई को जान का खतरा है। इजराइल और अमेरिका दोनों से जान का खतरा खमनेई को। जंग के 12 दिनों में खमनेई कभी सामने नहीं आए। 86 साल के खमनेई सीक्रेट लोकेशन पर है, अपने परिवार के साथ बेहद सुरक्षित। खमनेई की सुरक्षा की जिम्मेदारी खास फोर्स की है। ईरान की इस फोर्स का नाम है वली-ए-अम्र और बेहद सुरक्षित इस फोर्स में 12,000 जवान शामिल हैं। मतलब 12,000 बॉडीगार्ड्स खमनेई की सुरक्षा में जुटे हैं। वली-ए-अम्र का मतलब है आदेश देने वाले की फौज। ईरान में इसका मतलब सुप्रीम लीडर की सुरक्षा होता है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की एक स्पेशल यूनिट है और इसका मुख्य काम खमनेई की सुरक्षा करना है। इस यूनिट की स्थापना 1980 के आसपास हुई। 12,000 बेहद कुशल और खास ट्रेनिंग वाले जवान इसमें शामिल हैं और इन जवानों को अत्याधुनिक हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग मिली हुई है। साइबर वॉरफेयर, काउंटर इंटेलिजेंस में भी ये बहुत माहिर होते हैं। वली-ए-अम्र सिर्फ एक बॉडीगार्ड यूनिट नहीं है, ये ईरान की सत्ता की गारंटी भी है। इस स्पेशल यूनिट की कई जानकारी बेहद गुप्त रखी जाती है। यह है इसकी खासियत। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ क्या कह रहे हैं। ईरानी अगर 1000 बार मैं एक ईरानी सैनिक हूँ। अगर मुझे इन लोगों और उनके विश्वासों के लिए 1000 बार मरना पड़े तो भी मैं इस देश के प्यार के लिए जीना चाहूंगा और इस देश के दुश्मनों के खिलाफ लड़ना और मरना चाहूंगा। मैं ईरान के लोगों से पूरे दिल से प्यार करता हूँ। अब सवाल ये था कि जंग रुकी है या नहीं रुकी है, सीज फायर हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि ट्रंप तो आकर ये कह चुके, ट्रंप की तस्वीर सामने आई, ट्रंप ट्वीट करके कह चुके थे जंग रुक गई है। ईरान ने उसके बाद भी मिसाइल दाग दी, फिर इजराइल ने भी पलट कर मिसाइल दाग दी। ये खबर ट्रंप तक पहुंची। ट्रंप आग बबूला बहुत गुस्से में थे कि मेरे कहने के बावजूद भी जंग क्यों नहीं रुक रही है, आखिर सीज फायर क्यों नहीं हो रहा है। ट्रंप सीज फायर पर कैसे और क्यों फेल हो गए। अब ट्रंप दोबारा सामने आए। ट्रंप आखिर चाहते क्या, अगर आप देखिए ट्रंप फौरन, उन्हें जल्दी होती है कोई भी जंग रुकवाने की। ट्रंप हर वक्त जल्दी में है कि सारी जंग मैं रोक दूं और सबसे पहले सारे ऐलान मैं खुद अपने मोबाइल उठाकर ट्विटर पर करूं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, ट्रंप ने इजराइल ईरान पर सीज फायर का ऐलान सबसे पहले कर दिया। ऐलान के कुछ घंटों में ही ईरान ने 6 मिसाइलें दाग दी। नेतन्याहू ने भी अपनी सेना को हमले की खुली छूट दे दी। यानी साफ तौर पर ट्रंप का यह ऐलान फर्जी साबित हो गया। इससे पहले आपको याद होगा, भारत और पाकिस्तान जंग के बीच भी ट्रंप ने सबसे पहले ट्वीट कर दिया। 2025 मई में भारत ने पाक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए। इस बीच अमेरिका से ट्रंप ने मध्यस्थता कराने की घोषणा कर दी, लेकिन कुछ ही घंटों में भारत ने उनके दावे की हवा निकाल दी और साफ शब्दों में बताया कि सीज फायर पाकिस्तान की अपील पर हुआ है और इसी सीज फायर में दुनिया का कोई भी तीसरा मुल्क शामिल नहीं है। ट्रंप ने बाद में इस बात को मान लिया, लेकिन अभी भी कभी कभी वो फर्जी दावा दोहराते हैं। एक और सीज फायर देखिए, मई 2025 में ही ट्रंप ने पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों से बात की और दावा किया कि दोनों सीज फायर वार्ता शुरू करेंगे। तुर्की के इस्तांबुल में दोनों देशों की शांति पर बैठक हुई।
30 दिन में पुतिन ने बिना शर्त सीजफायर खारिज कर दी। इसी के साथ ही रूस ने यूक्रेन पर हमले भी तेज कर दिए और अब तक दोनों देशों में सीजफायर पर कोई समाधान नहीं हुआ है। तीसरी तस्वीर देखिए सीजफायर की। जनवरी 2025 में बाइडेन प्रशासन युद्ध विराम की घोषणा कर चुका था। समझौते में 33 बंधकों की रिहाई, गाजा में मानवीय सहायता की अनुमति थी। हालांकि ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने अपने नाम से इसे प्रचारित किया, लेकिन सीजफायर पर बात नहीं बनी। मार्च में फिर इजराइल ने हमला कर दिया और फिर गाजा में मानवीय सहायता पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। अभी तक इजरायली विमान गाजा में हवाई हमले लगातार कर रहा है, कोई सीजफायर नहीं हुआ। आखिर ट्रंप बार बार देशों के बीच सीजफायर कराने की जल्दबाजी में क्यों है? अब तक 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों को नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप भी यही सम्मान चाहते हैं जो गले में उन्होंने टांग रखा है, नोबेल। इसलिए दुनिया के देशों में शांति कराने की छवि पेश कर रहे हैं। हालांकि उनका यह सपना लगातार पूरी तरह नाकाम हो रहा है। खुद ट्रंप भी आशंका जता चुके हैं कि उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। लंबे समय के युद्ध विराम पर नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है। ट्रंप के साथ लंच पर मुनीर ने नोबेल के लिए नॉमिनेट कर दिया ट्रंप को। हालांकि पाकिस्तान लौटने पर मुनीर का जोरदार विरोध शुरू हो गया। अब ईरान पर हमले के बाद पाक का नोबेल नॉमिनेशन दावा ठंडा हो गया है। पाक ने अमेरिकी हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। यह है ट्रंप की बार बार और फौरन तुरंत जल्दी से सीजफायर का ऐलान करने के पीछे की वजह। अब जरा सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। मैं ईरान से खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं सचमुच इजराइल से भी खुश नहीं हूँ। ईरान पर बम ना गिराएं। अगर आप बम गिराएंगे तो ये सीजफायर का गंभीर उल्लंघन होगा। इजराइल अपने पायलटों को तुरंत वापस बुलाए। इजराइल ईरान में अब कोई बम ना गिराए। सीजफायर के बाद इजरायली हमला हमें पसंद नहीं आया। अब सवाल यह है कि क्या जंग रुक गई है? ट्रंप के हिसाब से जंग रुक चुकी है, लेकिन अगर जंग रुक गई है तो फिर वही बुनियादी सवाल है कि जंग हुई किस चीज के लिए थी? जंग हुई थी ईरान के परमाणु ठिकाने खत्म करने के लिए। क्या परमाणु ठिकाने खत्म हो गए हैं? क्या ईरान के पास यूरेनियम नहीं है? तस्वीरें देखिए जरा। ये वो तस्वीरें हैं जिस पर अमेरिका ने अटैक किया परमाणु ठिकानों पर और दावा कि सारे ठिकाने तबाह हो गए हैं। चाहे वो इस्फहान हो, इस्फहान के अलावा नतांज हो या फिर फोर्डो हो, ये सारे परमाणु ठिकाने ध्वस्त कर दिए अमेरिका के हमले में। लेकिन इसके साथ साथ एक और तस्वीर सामने आई, अगली तस्वीर दिखाऊं। इसके साथ साथ यह तस्वीर भी सामने आई कि फोर्डो में जो यूरेनियम था उसे ले गया ईरान पहले ही निकालकर, उसके बाद यह हमला हुआ। अब सवाल यह है कि सच्चाई क्या है? क्या यूरेनियम है या यूरेनियम नहीं है? क्या ईरान परमाणु बम बना सकता है अब या नहीं बना सकता है? परमाणु ठिकाने तबाह हो गए लेकिन कोई लीकेज, कोई रेडिएशन क्यों नहीं हुआ? ढेरों सवाल है कि आखिर जंग से निकलकर क्या आया। अमेरिका कह रहा है उसने ईरान की परमाणु क्षमता खत्म कर दी है, लेकिन ईरान के 400 किलो यूरेनियम आखिर कहां गए किसी को नहीं पता। अमेरिका, इजराइल और परमाणु एजेंसी तक को कोई जानकारी नहीं है। जानकार मानते हैं कि हमले में अगर ईरान का यूरेनियम नष्ट होता तो फिर इसकी परमाणु साइट से रेडिएशन का रिसाव होता, लेकिन ईरान के किसी परमाणु अड्डे से रिसाव नहीं हो रहा है। कोई देश परमाणु बना रहा हो और कोई उसकी परमाणु क्षमता खत्म कर दे तो वो गुस्से में आकर क्या करेगा? अपने दुश्मन पर सबसे बड़े हमले करेगा। लेकिन ईरान ने बड़े हमले नहीं किए परमाणु ठिकाने खत्म होने के बाद। तो क्या ईरान का परमाणु भंडार यानी यूरेनियम सुरक्षित है? फोर्डो प्लांट पर हमले से पहले ही की एक सैटेलाइट तस्वीर सामने आई। इसमें न्यूक्लियर प्लांट के बाहर 16 ट्रक कतार में दिखाई दे रहे हैं। दावा है यहां हमला करने से ठीक पहले ईरान ने उसे हटा दिया। ईरान के पूर्व कमांडर ने भी हमले से पहले यूरेनियम पर बड़ा दावा किया था। कहा था हमने अपने इनरिच यूरेनियम खुफिया ठिकानों पर पहुंचा दिए। यह यूरेनियम 60% तक शुद्ध है और परमाणु बम के लिए 90% शुद्धता चाहिए। तो क्या ईरान फिर से इन यूरेनियम से परमाणु हथियार पर काम करेगा? आईएईए भी मान रही है कि ईरान की परमाणु क्षमता खत्म नहीं हुई है। उसके पास 400 किलो यूरेनियम और पर्याप्त तकनीकी ज्ञान है। उसके पास 400 किलो यूरेनियम मौजूद है और 3 हफ्ते यानी करीब 20 दिन में 10 परमाणु बम बना सकता है, यह भी दावा किया जा रहा। सुनिए जरा ट्रंप क्या कह रहे हैं और रूस क्या कह रहा है ईरान के परमाणु पर। Iran will never rebuild its nuclear
ईरान दोबारा कभी परमाणु बम नहीं बना पाएगा। हमने उसके परमाणु ठिकाने नष्ट कर दिए हैं, उसकी परमाणु क्षमता तबाह कर दी है। हमारे B-2 बॉम्बर के पायलटों ने कमाल का काम किया और ईरान के उन ठिकानों को खत्म कर दिया है जहां उसकी परमाणु पावर थी। IAEA के डायरेक्टर कह रहे हैं कि ईरान अपने परमाणु ठिकानों तक हमारी पहुंच तय करे ताकि पता चल सके कि संवर्धित यूरेनियम कहां है और परमाणु को लेकर डिटेल निरीक्षण किया जा सके। लेकिन क्या कोई गारंटी है कि ये जानकारी लीक नहीं होगी? मुझे तो ऐसी कोई गारंटी नहीं दिखती। ये तो ऐसा है जैसे वो कह रहे हो हमने बहुत खोजा लेकिन कुछ नहीं मिला। आपने अपने परमाणु हथियार कहीं छिपाया होगा, अब हमें दिखाइए कि कहां है। अगर ईरान ने अपने यूरेनियम पहले से हटा लिए थे तो अमेरिका खुश क्यों है, इजराइल खुश क्यों है, ये मैं आपको बताता हूं। ये आप देख रहे हैं, ये ईरान के पहले राष्ट्रपति रहे अहमदीनेजाद हैं जो उसी यूरेनियम साइट पर हैं। ये जो आप बड़े बड़े खंबे लोहे के देख रहे हैं, इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। इसी के अंदर होते हैं यूरेनियम और इसी में यूरेनियम को शुद्ध किया जाता है। इजराइल और अमेरिका इसलिए खुश है क्योंकि उसने इसे तबाह कर दिया है। उसका मानना है यूरेनियम बेशक निकाल ले जाओ लेकिन ये नहीं बना पाओगे आसानी से, इसलिए ये अड्डे तबाह किए हैं जिससे ये पूरा सिस्टम तबाह हो जाए। अब ईरान को इनको फिर से बनाने और खड़े करने में सालों लग जाएंगे। इसलिए अमेरिका और इजराइल खुश है कि उनका मिशन पूरा हो गया। यूरेनियम तो पहले से ही ईरान में मौजूद है, ईरान में ही यूरेनियम पाया जाता है, लेकिन उसे शुद्ध किया जाता है इनके जरिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये खंबे जो आप देख रहे हैं, पिलर्स, इनके अंदर यूरेनियम डालकर घुमाया जाता है और उसके बाद वो शुद्ध होता है, प्योर यूरेनियम ऊपर आ जाता है। अब सवाल यह है कि ये तबाह कर दिए हैं अमेरिका ने, अब ये ईरान कैसे बनाएगा? साइंटिस्ट मारे जा चुके हैं। सिर्फ यूरेनियम रखने से कोई देश परमाणु बम नहीं बना सकता है, नहीं तो ईरान में खूब यूरेनियम मिलता है, वो परमाणु बम कब का बना चुका होता। दरअसल परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का शुद्ध होना जरूरी है और इसके लिए खास तकनीक होती है, इन्हें कहते हैं न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज ये तेजी से घूमने वाला हाईटेक उपकरण है, बहुत तेजी से घूमते हैं। देखिए कितनी तेजी से, 1 मिनट में ये 50 से 70 हजार बार घूम जाता है। 1 मिनट में 50 से 70 हजार बार, मतलब 1 सेकंड में 850-1100 बार, 850 से 1100 बार घूमता है और यूरेनियम के भारी और हल्के जो अणु हैं उनको अलग अलग कर देता है। प्राकृतिक रूप से मिलने वाला यूरेनियम U-238 होता है, जो आप देख रहे हैं नीचे पड़ा है, ये मान लीजिए U-238 है, और परमाणु बम के लिए इसे शुद्ध करके U-235 बनाना पड़ता है। U-238 को शुद्ध कर 235 बनाने का काम इन्हीं सेंट्रीफ्यूज में होता है। 1% शुद्धता के लिए सेंट्रीफ्यूज को लगातार हफ्तों काम करना पड़ता है और परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम की शुद्धता चाहिए 90%। मतलब सेंट्रीफ्यूज लगातार महीनों काम करेगा तब यह शुद्धता मिलेगी, वो भी 1-2 नहीं, ऐसे हजारों सेंट्रीफ्यूज बिना रुके काम करेंगे तब। सेंट्रीफ्यूज बनाना और इसका इस्तेमाल करना बड़ा चुनौतीपूर्ण है। दुनिया के गिने चुने देशों और वैज्ञानिकों के पास ही यह काबिलियत है। अमेरिका ने हमला कर ईरान की यही क्षमता खत्म कर दी है। फोर्डो हो, नतांज हो, इस्फहान हो, ये तबाह कर दिए। नतांज परमाणु ठिकाने पर ईरान ने 15,000 ऐसे सेंट्रीफ्यूज तैयार किए थे। फोर्डो और इस्फहान में भी उसने हजारों सेंट्रीफ्यूज बना लिए थे और इन्हीं सेंट्रीफ्यूज से वो यूरेनियम से परमाणु बम बना रहा था। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने उसके यही सेंट्रीफ्यूज नष्ट कर दिए, मतलब परमाणु बम बनाने की ईरान की चाबी उसने छीन ली है। इसलिए ईरान इसलिए खुश है कि उसने यूरेनियम निकाल लिया। अमेरिका और इजराइल इसलिए खुश है कि यूरेनियम को शुद्ध करने वाला पूरा प्लांट उड़ा दिया है। सुनिए जरा, वैज्ञानिक सृजन पाल सिंह साहब बता रहे हैं क्या हुआ है। दरअसल U-235 5% है तो आप उससे एक पावर प्लांट चला सकते हैं, लेकिन अगर आपको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है तो प्योरिटी 90% या उससे भी अबव होनी चाहिए। अब हमें यह पता है कि ईरान के पास जो ऑलरेडी प्योरिफाइड यूरेनियम, जिसको एनरिच्ड बोलते हैं, प्योरिफाइड यूरेनियम या एनरिच्ड यूरेनियम, वो 60% एनरिच था, लेकिन 60% 90% से दूर है, यानी उससे आप बम नहीं बना सकते थे। अगर ईरान ने वो 60% एनरिच्ड यूरेनियम बचा भी लिया तो भी वो उससे बॉम्ब तुरंत नहीं बना सकता।
उससे बॉम्ब बनाने के लिए उसको करीब 8 हफ्ते तक उसको IR-6 सेंट्रीफ्यूज में उसको दोबारा नचाना होगा 90,000 रेवोल्यूशंस पर मिनट पे, यानी कि 1,500 रेवोल्यूशंस पर सेकंड पर। तब जाकर के जब आप 8 हफ्ते बाद ऐसा करेंगे, तब जाकर के जो प्योरिटी मिलेगी वो 90% या उससे अबव होगी। ये बात तो तय है कि जो नतान्ज और फुर्दो में यूएस ने बंकर बस्टर बम्स डाले और टोमाहॉक मिसाइल्स मारी, उसकी वजह से जो ईरान की जो हजारों सेंट्रीफ्यूजेस थी वो सब की सब टूट गई हैं। यानी कि अगर ईरान का ये क्लेम, जो पक्का नहीं है, कि उन्होंने अपना 60% एनरिच यूरेनियम बचा करके अलग रख लिया है, अगर वो सही भी है तो अब ईरान के पास वो सेंट्रीफ्यूजेस नहीं बची हैं जिनसे वो उसको फर्दर प्योरीफाई कर पाए। तो ईरान को अगर अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है तो उसको पूरा सेंट्रीफ्यूजेस दोबारा, और ये हजारों की संख्या में सेंट्रीफ्यूजेस दोबारा बनानी होंगी। तो सिर्फ ईरान के सेंट्रीफ्यूज तबाह नहीं किए, वो सेंट्रीफ्यूज बनाने वाले दिमाग भी इजराइल और अमेरिका ने तबाह कर दिए। ये है ईरान के वैज्ञानिक, दावा है 17 वैज्ञानिक मार दिए हैं इजराइल ने ईरान के, यानी वो साइंटिस्ट मारे जा चुके हैं, 2 और साइंटिस्ट मारे गए। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये साइंटिस्ट परमाणु वैज्ञानिक रेजा सेदगी को भी मार दिया है और इनको आज ही मारा गया है। यानी हर वो शख्स जो सेंट्रीफ्यूज बना सकता था, परमाणु पर काम कर सकता था, वो सारे मार दिए गए हैं। ये दोनों साइंटिस्ट आप देख रहे हैं जिन्हें अब मारा गया। इजराइल ने ईरान के एक और बड़े परमाणु वैज्ञानिक को मार दिया है। रेजी सेदगी अपने पिता के घर गए थे, तभी उन पर रॉकेट से अटैक हुआ है। सेदगी परमाणु हथियार और विस्फोटक बनाने में माहिर माने जाते हैं। कुछ दिन पहले ही सेदगी पर अमेरिका ने बैन लगा दिया था और दावा है कि अब वो खुफिया तरीके से हथियार बना रहे थे, लेकिन मुसाद और इजरायली फोर्स ने मिलकर इन्हें मार गिराया है। इजराइल के हमले में मारे गए वो ईरान के 17वें वैज्ञानिक हैं। इससे पहले ये है 16वें वैज्ञानिक, परमाणु वैज्ञानिक, इनका नाम है फेरदून अब्बासी, इन्हें मार दिया गया। इनमें से ज्यादातर ईरान की यूरेनियम इनरिच तकनीक में शामिल थे, यानी उसे शुद्ध करने में। फेरदून अब्बासी ईरान की परमाणु ऊर्जा संगठन के मुखिया भी रहे हैं। वो IRGC और ईरानी संसद के भी सदस्य रह चुके हैं। मई में ऐलान किया था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब है। इजराइल ने जब 12 दिन पहले ईरान पर हवाई हमला किया तो उसमें अब्बासी समेत 5 वैज्ञानिक भी उसके टारगेट पर थे। वैज्ञानिकों को खत्म करने के पीछे इजराइल की एक बड़ी सोच है। वो चाहता है कि ईरान के पास परमाणु बनाने वाले वैज्ञानिक ही ना रहे। वैज्ञानिक और तकनीक नहीं होगी तो परमाणु बम आखिर कैसे बना पाएगा? यह है इसके पीछे सोच। अब सवाल यह है कि जंग रुक गई है, परमाणु तबाह हो गए हैं, साइंटिस्ट मारे जा चुके हैं, लेकिन जंग के क्षेत्र से भारतीयों को निकाला गया। भारत ने एक बड़ा काम किया है। भारत हमेशा से जो जंगी मैदान होते हैं वहां सबसे पहले अपने नागरिकों को निकालने में प्राथमिकता देता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अब आपको बताऊं कि आखिर जिन भारतीयों को निकाला गया है, कैसे निकाला गया है। लगभग 1000 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है। इजराइल से अब तक 594 भारतीय वापस लौट चुके हैं और मिस्र जॉर्डन के रास्ते भारतीयों को इजराइल से निकाला जा रहा है। ऑपरेशन के लिए वायुसेना के विमान C-17 को लगाया गया है। 268 भारतीयों को लेकर आज तीसरा विमान पहुंचा है। विमान ने मिस्र के शर्म अल शेख एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और इससे पहले जॉर्डन के रास्ते 165 भारतीयों को हिंदुस्तान लाया। जॉर्डन के अम्मान शहर के एयरपोर्ट से C-17 ने उड़ान भरी। इजराइल में फंसे भारतीयों की लगातार वापसी कराई जा रही है। साथ ही जमीनी रास्ते के जरिए इजराइल से बॉर्डर पार कराया जा रहा है। पहले इजराइल के साथ ईरान से लगातार भारतीय वापस लौट रहे हैं। भारतीयों की वापसी के लिए ईरान ने अपना एयर स्पेस खोल दिया। ईरान से अब तक 2295 भारतीयों की वापसी हुई है और पड़ोसी देश नेपाल और श्रीलंका के नागरिक भी भारत निकाल रहा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं जो भारतीय वतन वापस आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है इंडिया के? हाँ, बहुत ज्यादा सेफ फील कर रहे हैं? हाँ, थैंक यू इंडियन गवर्नमेंट। बहुत तकलीफ हो गया उधर, बहुत। अब खुश हैं आप? खुश हैं? अभी खुश है, बहुत खुश है। अभी आपकी आंखों में आंसू आ गए। बहुत गर्व की बात है
कि कभी भी जब कोई देश पर या कहीं भी हमारे नागरिकों पर कोई ऐसी कोई मुश्किल आती है तो हमारी सरकार हमेशा खड़ी रहती है। वहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम लोग वहाँ से यहाँ अपना इंडिया गवर्नमेंट हम लोग को यहाँ पे लेके आई। बहुत अच्छे से हम लोग आए, हम लोग कोई दिक्कत नहीं आने में नहीं हुई। यहाँ आने के लिए बहुत बेचैनी हो रहा था, यहाँ पहुँचकर बहुत खुशहाली हुआ। बहुत सारी परेशानियाँ आई, बहुत सारे इश्यूज हुए, बट आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट वाज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट अस एंड टू कंफर्ट अस एंड टू काम अस डाउन। इतने सारे लोग थे और इतने सारे लोगों को मैनेज करने किया उन लोगों ने, तो दैट्स अमेजिंग। गवर्नमेंट ने बहुत तो सपोर्ट किया है और हमें भी गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी भरोसा था, क्योंकि जो मोदी जी है हमारे, जिन्होंने अभिनंदन वर्धमान को भी ले आए थे पाकिस्तान से, और इजराइल तो हमारे फ्रेंडली कंट्री है, तो हमें काफ़ी भरोसा था कि अगर ज़्यादा एस्केलेट होता है तो इंडिया गवर्नमेंट हमें इवैक्यूएट कर दे। भारत सरकार, इंडियन एम्बेसी, इन्होंने बहुत सहायता की। इंडिया का अरेंजमेंट काफ़ी क्विक था इस मामले में, और ऑल द वे मतलब एम्बेसी के लोग हमारे साथ ही थे। एप्रिशिएटेड जॉब, लाइक इतने शॉर्ट टाइम में लाइक हमें इजिप्ट से इवैक्यूएट किया गया और सब प्रोसेस पूरा फास्ट स्पीड पे प्रोसेस हुआ कि जल्दी से जल्दी बिना किसी डर के सब बच्चों को वहां से निकाला जाए। और इस बीच आपको बताऊं, बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ईरान सीजफायर का भारत ने स्वागत किया है। युद्ध विराम पर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। सीजफायर में अमेरिका और कतर की भूमिका का स्वागत है। युद्ध को खत्म करने में बातचीत का ही विकल्प है। आइए अब आपको दिखाऊं, देखिए जरा, उसके बाद देखिए ये तस्वीर ईरान से आ रही है। तेहरान में हजारों की भीड़ आप देख रहे हैं। तेहरान में जश्न मन रहा है। आइए, और इस बीच एक और खबर आपको बता दें। इजराइल ईरान सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है। इजराइल ईरान दोनों ही रोकना चाहते थे जंग। परमाणु क्षमता को नष्ट कर हमने जंग रोकी है। युद्ध रोकना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। तो ट्रंप इस युद्ध को रोकने का पूरा श्रेय ले रहे हैं और वो कह रहे हैं ये बहुत सम्मान की बात है। आइए मैं आपको दिखाऊं, ट्रंप ने जो ट्वीट किया है, ये ट्रंप का ट्वीट है कि इजराइल और ईरान दोनों चाहते थे जंग रोकना और ये एक सम्मान की बात है। और साथ ही सारे न्यूक्लियर ठिकाने भी ध्वस्त किए जा चुके हैं, जंग रोक दी गई है। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने क्या किया। अगली तस्वीर में दिखाऊं, अमेरिका ने बंकर बस्टर बम मारा था ईरान के परमाणु ठिकानों पर। लेकिन अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, इसी तरह के परमाणु मौजूद हैं पाकिस्तान के पास भी। भारत ने भी पाकिस्तान पर जब अटैक किया था तो पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने पर अटैक कर दिया था। किराना हिल्स देख रहे हैं, उसी तरह की जगह है जैसे ईरान में पहाड़ों के बीच परमाणु केंद्र था, परमाणु ठिकाना, वैसे ही पाकिस्तान में भी परमाणु ठिकाना है। और आपको बताऊं कि भारत अमेरिका का जो बंकर बस्टर बम था उससे ज्यादा खतरनाक एक बम तैयार करने जा रहा है। क्या है? भारत का बंकर बस्टर बम का भी पिता कह लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ये मिसाइल 7.5 टन के भारी वॉर हेड अपने साथ ले जा सकेगी, यानी 7.5 टन बारूद अपने साथ ले जा सकेगी। इसकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर तक होगी। अग्नि 5 मिसाइल का नया पारंपरिक वेरिएंट होगा जो भारत बनाने जा रहा है। इस मिसाइल में 2 प्रकार के वॉरहेड विकसित किए जाएंगे। एक एयर बस्ट वॉरहेड जो बड़े क्षेत्र में जमीनी ढांचे को नष्ट कर देगा। बंकर बस्टर वॉरहेड जो होगा यह 80 से 100 फीट गहरे ठिकानों को निशाना बनाएगा और इससे भारत की सामरिक ताकत और बढ़ जाएगी। इसकी रेंज 7000 किलोमीटर से अधिक है। पूरा चीन और पाकिस्तान इसकी रेंज में होगा। इसके बाद पाकिस्तान का किराना हिल्स भी भारत के टारगेट पर होगा। किराना हिल्स में पाकिस्तान के परमाणु भंडार है और गोपनीय तरीके से जमीन के नीचे गहरे सुरंग बने। किराना हिल्स एक विशाल चट्टानों वाली माउंटेन रेंज है। यह पाकिस्तान के सरगोदा जिले में मौजूद है। यहां गुफा में बनी जो गुफा है यह परमाणु ठिकाना है पाकिस्तान में और इसके अंदर का ठिकाना बहुत हाईटेक तरीके से बनाया गया है। बिना परमाणु बम के इस्तेमाल के इसे तबाह किया जा सकता है और इतना ही नहीं, यूरोप तक हमला करने में भी सक्षम है। अब
इसके निर्माण शुरुआती चरण में पहुंच चुका है। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बयान दे रहे थे, बोल रहे थे और बोलते बोलते उन्होंने पाकिस्तान को भी इशारों इशारों में जवाब दिया। दुनिया ने यह भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, आपको बताऊं, कतर में मिसाइल हमले पर खेद जताया है ईरान के राष्ट्रपति ने। कतर के अमीर को फोन किया है। कतर और उसके लोग हमले का लक्ष्य नहीं थे। कतर में मिसाइल हमले पर ईरान ने खेद जताया है। ईरानी राष्ट्रपति ने कतर के प्रमुख से बात की है। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है और अफसोसनाक खबर है। नीट में नंबर कम आए तो बेटी की हत्या कर दी पिता ने। तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह साधन भोसले की तस्वीर है जिस बच्ची की हत्या की है पिता ने। अगली तस्वीर देखिए जरा, यह है वो पिता का नाम है धोंडीराम भोसले। पिता ने बेटी को पीट पीट कर मार डाला, सिर्फ नीट में नाम नहीं आया। आइए आपको पूरी घटना बताऊं। बेटी पढ़ने में बहुत होशियार थी, उसके बावजूद पिता ने उसकी हत्या कर दी। टेस्ट में नंबर कम आए और बेटी को मार डाला। महाराष्ट्र में एक पिता ने बेटी की हत्या कर दी। बेटी के नीट के मॉक टेस्ट में कम नंबर आए थे। साधना भोसले एक कोचिंग में नीट की तैयारी करती थी। टेस्ट में कम नंबर आने से उसके पिता नाराज थे। पिता ने डंडे से बेटी की बेरहमी से पिटाई कर दी। बेटी के सिर में गंभीर चोट लग गई। बेटी साधना को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बेटी की मौत हो गई। मां की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। पिता ने बेटी को पीटने की बात भी मान ली है। बेटी साधना भोसले पढ़ने में अच्छी थी। 10वीं के बोर्ड एग्जाम में 92.60% नंबर मिले थे, यानी लगभग 93% नंबर हाई स्कूल में थे। आरोपी पिता धोंडीराम भोसले स्कूल प्रिंसिपल है, बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, फिर भी कम नंबर आने पर अपनी ही बेटी की जान ले ली। और बहुत से माता पिता अपने पढ़ने वाले बच्चों पर इस तरह का दबाव डालते हैं। सुनिए जरा मनोवैज्ञानिक ऐसे अभिभावकों, ऐसे माता पिताओं के लिए क्या कहना है। बहुत सारे और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि मेंटल इलनेस। जब एक पेरेंट मेंटल इलनेस का शिकार होता है, विच इज स्पेशली अनट्रीटेड, लाइक डिप्रेशन, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स या साइकोसिस, या फिर इमोशनली डिसरेगुलेटेड होते हैं पेरेंट्स, उस केसेस में जैसे आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट पुअर होता है, या आपकी वायलेंट टेंडेंसीज होती हैं, या फिर आपकी हिस्ट्री ऑफ अग्रेशन होता है फैमिली में, या फिर सोशल प्रेशर्स होते हैं। आपको लगता है कि जितना एफर्ट आपने किया है एज ए पेरेंट वो सारा वेस्ट हो गया, या फिर आपके बच्चे ने वैसे परफॉर्म नहीं किया जैसे उसको करना चाहिए था। तो लॉस ऑफ रेपुटेशन के कारण भी लोग ऐसे स्टेप कभी कभी उठा लेते हैं। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, बड़ी खबर है। लगातार बारिश से कई शहरों में तबाही आई है। पहाड़ से मैदान तक आफत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहली तस्वीर देखिए जरा, सूरत से आई है गुजरात की तस्वीर। सड़क से मंदिर तक पानी ही पानी आपको नजर आ रहा है। देखिए जहां तक नजर जाएगी पानी भरा है, गाड़ियां पानी में डूबी है, लोगों के घुटने तक पानी भरा हुआ है। ये गुजरात के सूरत की तस्वीर आप देख रहे हैं। बारिश के बाद क्या आलम है सूरत में। एक और तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये भी देखिए जरा। सूरत की टेक्सटाइल मार्केट है, पूरी मार्केट में पानी भरा है। दुकानों के अंदर भी पानी भर गया है। देखिए मार्केट एरिया है, अंदर कॉरिडोर में पानी भरा हुआ है। लोग अपना अपना सामान निकाल रहे हैं टेक्सटाइल मार्केट से।
आइए अब आपको लिए चलता हूं राजस्थान। ये राजस्थान के पाली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़क पर जहां तक नजर जाएगी आपको पानी नजर आएगा। ये पाली की सड़कों की तस्वीर है। अगली तस्वीर देखिए जरा, उत्तराखंड की है। चमोली की तस्वीर आप देख रहे हैं। भारी बारिश के बाद जरा पानी की तीव्रता देखिए। और आइए आपको बताऊं कि शहर में क्या हाल है बारिश के बाद। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, गुजरात में पिछले 2 दिनों से तेज बारिश हो रही है। सूरत में 24 घंटे में 10 इंच बारिश दर्ज की गई। शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। अधिकतर सड़कों पर पानी भर गया है। शहर के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू टीम निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। जल जमाव के चलते सड़कें तालाब बन गई, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। राजस्थान के 12 जिले में कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और जिले के गांव में कुल 29 लोग बाढ़ में फंस गए। जानकारी के बाद प्रशासन की रेस्क्यू टीम ने सभी को सकुशल निकाल लिया है। उत्तराखंड में यमुनोत्री पैदल मार्ग पर भूस्खलन हुआ। इसमें करीब आधा दर्जन यात्री दब गए और मलबे से 2 शव बरामद किए गए। राहत और बचाव का काम जारी है। बद्रीनाथ से लौट रहे हरियाणा के श्रद्धालु की कार पर पहाड़ी से बड़ा पत्थर गिरा, जिससे महिला यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी में जून में बारिश का 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 1971 से 2020 के बीच हुई औसत बारिश के मुकाबले इस साल 25% ज्यादा बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में गोरखपुर समेत 36 जिलों में बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश बलरामपुर में 76.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। अब सुनिए जरा लोगों को जो बारिश से प्रभावित है वो क्या कह रहे हैं। पानी निकलने कोई सुविधा नहीं, गाड़ी बंद हो जाती है, आने जाने में तकलीफ है। बच्चे स्कूल के हैं, उनको छोड़ना पड़ रहा है अभी कंधे पे उठा के। ऑटो रिक्शा वाले हैं, स्कूल बगल में ही स्कूल है, हमेशा बच्चों को आना पड़ता है, लेके आना पड़ता है। लेकिन ये पानी भरने की वजह से भी बच्चे लोग को मैं गोदी में उठा के लेके गया। लग तो बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, पर घूमने का मजा थोड़ा किरकिरा हो गया। और शादी के बाद 3 साल बाद आए हम। पहली बार ही बारिश हो गई। आपको पता ही है लेडीज को फोटोग्राफी का शौक होता है, लेकिन बस घोड़सवारी की है इन्होंने, फिर बारिश शुरू हो गई और कह रहे हैं हमने कपड़े लिए, इसने ऐसे किया। बड़ा अच्छा लग रहा है। गर्मी है दिल्ली में, और दिल्ली से थोड़ा आउटिंग करने के लिए हम शिमला में, हिमाचल में आए थे। कल कुफरी गए और आज शिमला में यहाँ लोकल हमने घूमने की कोशिश की। तो देखा आज यहाँ बड़ा मॉल रोड पे आज थोड़ा बारिश हो गया, तो बड़ा प्लीजेंट मौसम हो गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ घूमकर, मज़ा आ गया यहाँ। अगर उम्मीद है कि इस बार बहुत अच्छी बारिश रहेगी और किसानों और बागवानों के लिए ये बहुत फायदे की बात है। और आइए एक और तस्वीर सामने आई है चीन से, देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये बारिश के बाद देखिए ब्रिज कोलैप्स हुआ और देखिए पूरा ट्रक लटक गया है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक अच्छी खबर है, शुभांशु की अंतरिक्ष की उड़ान कल की तारीख मुकर्रर है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो शुभांशु कल अंतरिक्ष की उड़ान भरेंगे और भारत के लिए फख्र की बात होगी। अंतरिक्ष मिशन एक्सियोम 25 जून को लॉन्च हो सकता है और कल दोपहर 12:01 पर लॉन्चिंग संभव है। भारतीय पायलट शुभांशु शुक्ला भी इस मिशन के साथ जा रहे हैं। अगर मिशन तय समय पर लॉन्च हो गया तो 26 जून को शाम 4:30 बजे अंतरिक्ष यान की डॉकिंग होगी और शुभांशु शुक्ला समेत 4 अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन पहुंच जाएंगे। इससे पहले 6 बार मिशन की लॉन्चिंग टाली जा चुकी है। अब मस्क के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से 4 अंतरिक्ष यात्री रवाना होंगे। शुभांशु समेत सभी 4 यात्री 14 दिन तक स्पेस स्टेशन में रहेंगे। शुभांशु शुक्ला मिशन के पायलट भी हैं और मिशन के तहत पहली बार अंतरिक्ष में ब्लड शुगर पर रिसर्च होगी। शुभांशु शुक्ला समेत 4 एस्ट्रोनॉट 14 दिन तक लगातार ग्लूकोज पर रहेंगे और अंतरिक्ष में ब्लड शुगर में क्या बदलाव आता है इसकी जांच की जाएगी। अंतरिक्ष में इंसुलिन पर भी जांच की जाएगी। अंतरिक्ष यात्री अपने साथ इंसुलिन पेन भी ले जाएंगे और देखा जाएगा कि अंतरिक्ष में इंसुलिन अणुओं पर क्या असर होता है। नासा डायबिटीज के मरीजों को अंतरिक्ष में जाने की इजाजत नहीं देता है। नई रिसर्च से पता चलेगा क्या डायबिटीज के मरीज भी अंतरिक्ष में जा सकते हैं। आइए अब बारी है आज के सूत्र की।
आपको बताता हूं आज के सूत्र में क्या है खास। मेरी कामयाबी या खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। जरूरी यह है कि मैं अपने काम से क्या बनता हूं और दुनिया को क्या देकर जाता हूं। जिंदगी का यह सूत्र दिया था भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक और महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा साहब ने। होमी जी का जन्म 1909 को मुंबई में हुआ। वो बचपन से पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे। 18 साल की उम्र में पिता और चाचा ने पढ़ने के लिए उन्हें कैम्ब्रिज भेज दिया। परिवार चाहता था कि होमी बड़े इंजीनियर बने। होमी ने इंग्लैंड में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अच्छे नंबरों से डिग्री हासिल की, लेकिन उन्हें लगाव फिजिक्स से था। वो बहुत दुविधा में थे कि परिवार की बात माने या फिर अपने मन की। उनके पास कई अच्छी नौकरियों का ऑफर था, लेकिन वो बेचैन थे और कई रातों तक सोए नहीं। एक दिन होमी साहब ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी, कहा इंजीनियर बनना या किसी कंपनी को चलाना मेरी इच्छा नहीं है, मुझे फिजिक्स से प्यार है, आप मुझे इसमें पढ़ने और काम करने का मौका दें। होमी का लगाव देखकर उनके पिता मान गए। होमी ने इंग्लैंड में फिजिक्स से पीएचडी की, फिर छुट्टियां मनाने भारत आए, लेकिन तभी दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया तो वो इंग्लैंड वापस नहीं लौट पाए और भारत में ही नए नए प्रयोग करने लगे। भारत के परमाणु कार्यक्रम की नींव होमी साहब ने ही रखी और 1956 में मुंबई में देश के पहले परमाणु रिएक्टर की स्थापना की। वो खूब प्रयोग करते और देश को परमाणु ताकत बनाने के मिशन में लगे रहते। एक दिन रेडियो में ऐलान किया था कि अगर छूट मिले तो 18 महीने में एटम बम बना सकता हूं। हालांकि इस ऐलान के कुछ ही दिन बाद एक प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया, लेकिन उनका सपना और सूत्र हर भारतीय को प्रेरणा देता है। जिंदगी लंबी होने से ज्यादा जरूरी है इसका सार्थक होना, इसलिए आलस छोड़िए और खुद के लिए रास्ता बनाइए। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।